बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अगरचे आज SIFC की मीटिंग के बाद ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमत के दरमियान, वफाकी हुकूमत के दरमियान सब अच्छा है, लेकिन हमें मालूम होता है कि सब अच्छा नहीं है। हमें अंदाज़ा होता है कि सब अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ख़बरें हमारे पास आती हैं, जो चीज़ें ग्राउंड पर हो रही हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि ताल्लुकात न सिर्फ ये कि कशीदा हैं, बल्कि आने वाले दिनों में और भी कशीदा हो सकते हैं। अब आपके सामने मैं एक ट्वीट रखता हूँ, और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये 2-3 वजूहात की बिना पर कह रहा हूँ। अब आप एक ट्वीट देखिए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की ट्वीट है। वो कहते हैं कि वफाकी बजट से पेशतर KPK का सूबाई बजट पेश करना शरारत और साजिश के सिवा कुछ नहीं। विफाक के बाद सूबाई बजट पेश करने की रिवायत का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि रियासत मालियाती डिसिप्लिन के ताबे ही चलती है। फिर वो कहते हैं KPK बजट का जायजा बताता है कि अवाम को नाकाबिले अमल रिलीफ के नाम पर धोखा दिया गया है और कुछ ही अरसे बाद वसाइल की कमी का रोना रोकर सारा बोझ वफाक पर मुंतकिल करने का शैतानी प्लान बनाया गया है। आपकी गंदी सियासत रियासती मुफाद से बालातर है, इसलिए आप रियासत चलाने के लिए मिसफिट समझे जाते हैं। ये साद रफ़ीक साहब ने ट्वीट की और बहुत सख्त ट्वीट है, और वो कह रहे हैं कि ये शरारत है और साजिश है। आप देखें, इसके पहले तो ज़रा इसको एनालाइज कर लेते हैं, फिर मैं आता हूँ KPK बजट और जो मैं कह रहा हूँ कि जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल है वो किन बुनियादों पर है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि जी पहले बजट पेश करना शरारत है, तो मैंने इस सिलसिले में आज जो खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर हैं आफ्ताब आलम आफरीदी साहब, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि जनाब आफरीदी साहब ये बताएं कि आपने क्यों बजट पेश कर दिया है, बल्कि मैंने उनको हवाला भी दिया ये साद रफ़ीक साहब की ट्वीट का। तो उनका जवाब यह है कि देखिए, एक बात तो यह है कि अगर हम रिवायत को निभाते कि वफाक के बजट के बाद बजट पेश करते 2-4 दिन बाद, तो फिर ईद की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, ईद के दिन आ जाते हैं, और चूंकि 16-17 को ईद है तो फिर वो मुमकिन नहीं रहता उस पर बहस करना, उस पर डिबेट करना और सब चीज़ें करना। तो उन्होंने दूसरी वजह यह बताई कि हमारे असम्बली के बहुत सारे लोग हज पे जा रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि हज पर हम अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूरी रखना चाहते थे, और होता भी ऐसे ही है कि फाइनेंस पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं फाइनेंस बिल के अप्रूवल के वक्त पे। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने चूंकि हज पे जाना था इसलिए हमने इसको पहले कर लिया, तो इससे चूंकि कोई कानून नहीं टूट रहा था इसलिए हमने इसको पहले किया, ये उन्होंने कहा। लेकिन नून लीग इस उज़्र को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, आप ये देखिए, जो उन्होंने ये कहा कि रिवायत का सियासत से कोई सूबाई बजट पेश करने की रिवायत का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि रियासत मालियाती डिसिप्लिन के ताबे होती है। यानी वो ये कहते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि मईशत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का बयान है। ठीक बात है, चलें, ये राय ठीक है कि सियासत पर मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो आप यहाँ पंजाब में बैठकर क्या करते थे? बिजली पर सियासत करते थे, कैंप लगा लेते थे, यहाँ मीनार पाकिस्तान के ऊपर कैंप लगाकर आपने वक्त गुजारा कई महीने का, और आपने कहा कि जी हमारे हिस्से के बिजली हमें नहीं दी जा रही। फिर आप वफाक के ऊपर हर चीज़ पर इकॉनमी के हवाले से कोई भी चीज़ पॉलिसी आती थी उस पर तनकीद करते थे, और फिर यही नहीं बल्कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा ही आपने जो है वो मईशत की बुनियाद पर तहरीक चला कर किया कि जी महंगाई बहुत हो गई है, मईशत ख़राब हो गई है, तबाह हो गई है, तो इसलिए हुकूमत को घर जाना चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि उस वक्त कोविड का दौर था, और कोरोना के दौर में पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की मईशतें जो हैं वो गिरावट का शिकार थीं, वो सुस्त रवि का शिकार थीं, वो दबाव का शिकार थीं, वो तनाव का शिकार थी पूरी दुनिया की मईशतें। और इमरान खान ने तो फिर भी रियल एस्टेट सेक्टर को और कुछ और पॉलिसीज़ लाकर उठाया ताकि निज़ाम चलता रहे, और उसकी दुनिया ने तारीफ़ भी की। उसके बावजूद, हालांकि कोविड ख़त्म हुआ, एक ज़माना हो गया था, बल्कि पाकिस्तान रिकवर कर गया, 6.3% पे आपको GDP देकर गया, तो आपने उसको नेगेटिव ग्रोथ अगले साल शो की। तो इन तमाम चीज़ों पर आपको पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमने सियासत की थी मईशत के ऊपर, आइंदा नहीं करेंगे, तो पहले तो उस पर करनी चाहिए। क्योंकि आज जो आप ये दरस दे रहे हैं कि जी मईशत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप मईशत के ऊपर सियासत क्यों करते रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जी अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने मराद दी है ना, ये कोई मराद नहीं है, थोड़े दिन बाद देखना ये इनकी मुनाफ़कत है, और ये वफाक के ऊपर डाल के और बहाना बनाएंगे और कहेंगे कि जी ये देखें वो पैसे नहीं दे रहे, हम तो तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी स्कीमें लेकर आ रहे थे। ये उनको पहले से कैसे पता है? ये कैसे वो बदनीयती कैसे भांप रहे हैं?
साद रफीक साहब जो हैं उनको बदगुमानी का शिकार किस बुनियाद पर वो हो रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें बजट में बज़ाहिर बहुत अच्छी मालूम होती हैं, मसलन कम से कम तनख्वाह का 36,000 रुपये मुकर्रर होना, फिर BRT के लिए 3 अरब रुपये, और सेहत कार्ड के लिए 37, और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 416, और गंदम की खरीदारी के 26 अरब रुपये मुकर्रर किए गए हैं। 26 अरब 90 करोड़ रुपये मुकर्रर किए गए हैं, मुख्तस किए गए हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सेहत कार्ड। अच्छा, फिर 5,000 घरों की तामीर के लिए एहसास अपना घर स्कीम का ऐलान किया गया है, और एहसास रोज़गार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया गया। तो ये वो तमाम मंसूबे थे जो पहले पिछली हुकूमतें कर रही थी, लेकिन इस हुकूमत ने आने के बाद उसको रोक दिया था या कई मंसूबे ख़त्म कर दिए थे, उसको रिज्यूम करने के लिए सारी चीज़ें लगे हैं। तो इस बुनियाद पर उनको तनकीद का निशाना बनाना मैं समझता हूँ जस्टिफाइड नहीं है। उल्टा मैं समझता हूँ कि इस तनकीद, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाकर उल्टा सियासत की जा रही है, ऐसा मुझे मालूम होता है। अच्छा, अब आप देखें कि जो मैं पहले कह रहा था कि तनाव की जो कैफियत नज़र आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें एक तो आपने ये देखा कि पहले अपना बजट पेश कर दिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। दूसरा हमने देखा है कि ग्रिड स्टेशंस पर आवाम पहुंच गए और एक तरह से हुकूमती सरपरस्ती में पहुंचे, और वहां पहुंच कर उन्होंने कहा कि जनाब बिजली चालू करो। अच्छा, बिजली चालू ज़बरदस्ती कराने के लिए, यानी आप समझ लें कि बज़ौर ताकत चालू करा ली ग्रिड स्टेशन पर जाकर बिजली। ये तनाव हम कई दिन से देख रहे हैं। गंडापुर साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर मुझे मेरा हक ना मिला तो फिर हम टेक ओवर कर लेंगे, हम स्विचों का कंट्रोल संभाल लेंगे, फिर हम बताएंगे कि बिजली कब जानी है, कब आनी है और किसको कितनी मिलनी है। ये गंडापुर साहब जो कह रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये हवाई फायरिंग कर रहे हैं, ये बढ़के मार रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा, लेकिन आज उसकी एक छोटी सी अमली शक्ल नज़र आ गई है हमें। यानी एक अमली नमूना कि आप एक ग्रिड स्टेशन पर जाकर ज़बरदस्ती उसको ऑन करा सकते हैं। ये सही और गलत की बहस में नहीं जा रहा कि ये सही किया उन्होंने या गलत किया, ये बहस, ये अगरचे ये भी एक बहस है, लेकिन बहरहाल ये हो गया है। और हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा बहुत दिन से कह रहा है कि देखो जो कश्मीर में फिर जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में लोग निकले ऐसे फिर यहाँ पर भी निकल आएंगे। देखो फिर जो कश्मीर में हो रहा है वो एक दिन के अंदर रियासत को सरेंडर करना पड़ा, हथियार डालने पड़े, लोगों की बात माननी पड़ी, उनको सस्ते तरीन रेट पर बिजली देनी पड़ी, फिर हम भी यही करेंगे, हम भी ये कर सकते हैं। तो उनको जिस तरह से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने गैर दानिशमंदी का सबूत देते हुए उसको संजीदा नहीं लिया, इसी तरह हमारी वफाकी हुकूमत भी उसको संजीदा नहीं ले रही। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसने आज एक छोटी सी झलक दिखा दी है कि वो जाकर आवाम को ले जाकर ग्रिड स्टेशन के बाहर एक अपनी जो है वो अपना फैसला मनवा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर खुदा न खास्ता ये बात बढ़ गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो सस्ती बिजली मांग रहे हैं और उस शेड्यूल के मुताबिक मांग रहे हैं, यानी लोड शेडिंग का जो शेड्यूल उसको दिया गया है उसके मुताबिक मांग रहे हैं। तो इस पर आज मेरी बात बल्कि गवर्नर साहब से हो रही थी, वो भी अपनी ये राय रखते हैं कि हाँ खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली प्रोड्यूस करके देता है तो उस सूबे के लोगों का ये हक है। कुंडी साहब भी इस तरह की बात कर रहे थे और वो इसको यूँ ही समझते हैं। तो जनाब ये जो है वो होना, ये इस तरह का होना, मैं समझता हूँ कि ये एक ख़तरे की बात है या एक ऐसी चीज़ है जिससे आने वाले दिनों में तनाव या टेंशन वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान और बढ़ सकती है। अब आप देखिए जिस बजट की तैयारी इस वक्त की जा रही है वो बजट है क्या? वो बजट सारे का सारा IMF के मुतालबात पर मुश्तमिल है। मैं 2-3 मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ और फिर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। देखिए पिछले मरतबा हमने लोगों की जेबों से जो पैसे इकट्ठे किए थे, इकट्ठे करने थे, जो हदफ रखा था वो 9400 अरब रुपए का रखा था, लेकिन अभी तक पहले 9 महीने में हम सिर्फ 6700 अरब रुपए कर सके। इसका मतलब है कि हम इस कौम से पूरे 9400 हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पहले 9 महीने में अगर 6700 हैं तो इसका मतलब है कि अगले आखिरी 3 महीने में शायद हदफ तक पहुंचना आसान नहीं होगा, चाहे हम थोड़ा माइनस में रहें लेकिन माइनस में रहेंगे। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में कि जब हम अपना हदफ पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में आप देखिए कि अगला हदफ जो IMF कह रहा है मुकर्रर करें, वो कह रहा है कि 9400 को बढ़ाकर आप 13,000 पे ले जाएं, यानी 9,400 की बजाय 13,000 या 13 ट्रिलियन रुपए जो है वो टारगेट रखे। 9,000 पूरा नहीं हो पा रहा, 1300 रख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके ऊपर टैक्सों का बोझ और बढ़ेगा, क्योंकि IMF की बात मानना है। IMF की बात नहीं मानेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, IMF की बात मानेंगे तो आवाम जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये उनकी डिमांड्स हैं। फिर वो कहते हैं कि बिजली और महंगी करें, फिर वो कहते हैं कि अद्वियात समेत 18% सेल्स टैक्स आयद करें हर चीज़ के ऊपर। फिर वो कहते हैं सैलरीड क्लास जो है उस पर 35% टैक्स लगाया जाए।
फिर वो कहते हैं कि जी जो सेल्स टैक्स में मराहत हैं जिन जिन शोबों को, वो सारी मराहत ख़त्म की जाएँ। यानी अल्टीमेटली उस सब का इम्पैक्ट आवाम के ऊपर ही आएगा। यानी आप अगर किसी के ऊपर सेल्स टैक्स ख़त्म कर रहे हैं तो आवाम के ऊपर आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा। एग्रीकल्चर के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे तो उसका भी इम्पैक्ट, यानी आना एक आम आदमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। फिर वो IMF कहता है कि दिलचस्प बात ये सुन लीजिए, IMF कहता है कि कर्ज़ों पर जो सूद की अदायगी है ना, मतलब हर साल हमने जो कर्ज़े ले रखे हैं उस हर साल उन कर्ज़ों की जो इंटरेस्ट है या सूद है उसकी कीमत भी अदा करनी होती है। तो वो कहता है कि कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 9.7 ट्रिलियन यानी 9700 रुपये रखें। अभी मैं आपको बता रहा था कि हमने पिछले साल पूरी कौम से जो हदफ रखा था टैक्स इकट्ठा करने का, वो 9400 अरब रखा था, जो पूरा नहीं हो सका। अब वो कहता है कि 9400 अरब तो छोड़ें, 9700 अरब जो हैं वो सिर्फ कर्जों की सूद की मद में अदा करने के लिए आप मुख्तस करें, 9700 अरब रुपया। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हम 13,000 जो है वो 13 ट्रिलियन या 13,000 अरब रुपए जो हैं वो अगर हम टैक्स इकट्ठा कर भी लेते हैं तो उसमें से 9700 तो चले जाएंगे वैसे ही कर्जों के सूद की मद में, तो बाकी बचा क्या हमारे पास। तो इतनी भयानक इस वक्त सूरत हाल है जो कि हुकूमत हमें बता नहीं रही कि कितनी परेशान कुन पोजीशन है, लेकिन IMF के जो शराइत हैं उसको पूरा करना एक अजाब बना हुआ है, लेकिन उसको पूरा किए बगैर हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है कि वो क्या करेंगे। तो ये बजट जो है ये IMF का बजट है, और IMF के का बजट तो है, लेकिन IMF की शराइत को कि सूबे कैसे मानेंगे, क्या वो इम्पैक्ट सूबों के ऊपर आएगा, क्या वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी आएगा। अगर आएगा तो अली अमीन गंडापुर तो उसको नहीं मानेंगे, तो फिर कशीदगी होगी, फिर बेचैनी होगी, फिर परेशानी होगी। और बिजली की कीमतों का जो मामला है ये तो देखिए, अब सोलर की मैं बात बार बार कर रहा हूँ। अब एक बंदे ने सोलर लगाया, 17-18 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया, उसका ख्याल था कि 3 साल में मेरी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन हुकूमत को ख्याल आया कि ओहो ये तो 5000 मेगावाट के तो सोलर पैनल लग गए हैं पूरे पाकिस्तान में, 5000 मेगावाट के। अब इसका मतलब है कि 5000 मेगावाट के अगर हैं तो इसका मतलब है कि हज़ारों जो सार्फिन हैं वो कम हो गए, हज़ारों बायर कम हो गया वापडा का। जब हज़ारों बायर कम हो गया तो वापडा ने आगे पेमेंट तो पूरी करनी है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स के थ्रू IPP से मुआहदे हुए हैं। IPP से मुआहदा हुआ है कि जनाब हम आपको पूरी पेमेंट करेंगे चाहे बिजली कोई ख़रीदे या ना ख़रीदे। अब ख़रीदार कम हो गए क्योंकि लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं, लोगों ने अपने सोलर लगा लिए हैं, आगे पेमेंट करने के लिए अब उनको तकलीफ हो गई है हुकूमत को कि भाई ये तो सोलर अपनी बिजली खुद बना रहे हैं, हमसे क्यों नहीं ख़रीद रहे। अब इस सिलसिले में एक घटिया किस्म की पॉलिसी प्लान की जा रही है लाने के लिए। तो वो नहीं करेंगे जो इमरान खान कर रहे थे। इमरान खान इन IPPs के साथ रीनिगोशिएट कर रहे थे कि भाई ये बड़ा जुल्म है ये कैपेसिटी पेमेंट्स वाला, तो वो माफियाज हैं, उन सब ने मिलकर उस वक्त मुखालिफत की। आज हुकूमत ये नहीं करेगी IPP से, क्योंकि पीछे सब यही फुफ्फे चाचे मामे ताए बैठे हुए हैं और माल बना रहे हैं। तो अवाम की जेबों को टटोलो जितना टटोल सकते हो, लूटो जितना लूट सकते हो, यही एक प्लान है। ये वाहिद वो कंसिस्टेंसी है इस हुकूमत की कि जिसके ऊपर वो अमल दरामद करेंगे, चाहे अवाम ज़मीन बोस हो जाएं, चाहे वो ज़मीन के अंदर चले जाएं। तो देखिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।